हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राजतंत्र का अध्याय एक वास्तविक संख्या के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले इसके विपरीत चलेंगे। मान लेंगे, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट टू कैसी संख्या है? एक परिमेय। और हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या। हम विपरीत चल रहे हैं इसके। तो तब अगर रूट टू एक परिमेय संख्या है तब रूट टू इक्वल ए अपान बी। ए अपान बी, क्योंकि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम पी अपान या ए अपान बी के रूप में व्यक्त कर सकें, किंतु बी डिड नॉट इक्वल शून्य हो। तो हम ये चीज यहाँ पर व्यक्त भी करेंगे कि ए और बी, ए अपान बी क्या है? एक परिमेय संख्या, इसीलिए रूट टू किसके बराबर होगा? ए अपान बी के। और हम कहेंगे जहां ए और बी सभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी सभाज्य संख्याएं हैं, जिनका सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। और तथा b डिड नॉट इक्वल जीरो, b डिड नॉट इक्वल जीरो, अर्थात b का मान जीरो भी नहीं होगा। ठीक। ए और बी सभाज्य मतलब ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई और अन्य गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आगे समीकरण को चलें। तो इम्प्लाइड दैट रूट टू अर्थात b का हम पक्षांतर कर लें। तो b का पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? b यहाँ पर भाग के रूप में, इधर आकर गुणे के रूप में हो जाएगा। तो b रूट टू इक्वल a। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? b रूट टू का होल स्क्वायर और इक्वल a का स्क्वायर। इम्प्लाइड दैट b रूट टू का होल स्क्वायर क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर b रूट टू का गुणा हम b रूट टू में करते हैं, अर्थात b रूट टू, और गुणे क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। तो दो बार गुणा होगा स्क्वायर, अर्थात किसी संख्या पर जितना घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा। तो जब b का गुणा b के साथ होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? बी स्क्वायर, और गुणे रूट टू का रूट टू में होगा तो टू। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? टू बी स्क्वायर। गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? टू बी स्क्वायर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं किसके स्थान पर? बी रूट टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू वी स्क्वायर और इक्वल ए स्क्वायर। ठीक। इसे हम कहेंगे समीकरण एक। और यहां पर हम देखते हैं इस समीकरण से स्पष्ट होता है, इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि अब ये समीकरण क्या कह रहा है? तो समीकरण में क्या प्राप्त हुआ है कि ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? टू बी स्क्वायर के। अर्थात अगर हम b का पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर अपान बी प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब b से भाग देने पर, या टू को हम उधर भेज दें तो टू से ए स्क्वायर में भाग देने पर तो क्या प्राप्त होता है? बी स्क्वायर प्राप्त होता है। अर्थात टू और बी स्क्वायर का गुणनफल किसके बराबर है? ए स्क्वायर के। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है, टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है, टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसलिए टू ए को भी
विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब 2a² को विभाजित करता है तो अर्थात किसी संख्या को विभाजित कर रहा है तो उसके वर्गमूल को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब जब 2b² को a को भी विभाजित करेगा तब हम देखेंगे, तब a इक्वल हमें क्या प्राप्त होगा, 2k। अगर 2a को विभाजित करेगा तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर ये विभाजित होगा, मान लीजिए कि k बार पढ़ने पर विभाजित हो रहा है तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 2k। और इसलिए जहां k क्या होगा हमारा, तो k क्या, हमने क्या कहा, k बार पढ़ने पर, k बार अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो k बार पढ़ने पर a प्राप्त होता है, अर्थात k 2 का पहाड़ा k बार पढ़ने पर a में भाग जाता है। तो इसलिए k क्या हमारा, k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। तो k कोई पूर्णांक है, ठीक, k एक पूर्णांक है। तो अब इस a का मान हम देख रहे हैं समीकरण 1 है, 1 में हमारे a का मान रख दें तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में a इक्वल कितना लिया है, 2k, a इक्वल 2k रखने पर, a इक्वल 2k रखने पर, जब हम समीकरण 1 में इक्वल 2k रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 2b², इसलिए 2b² इक्वल किसके बराबर प्राप्त होगा, a² था समीकरण 1 में तो a के स्थान पर क्या लेना हमें, 2k। तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा, इंप्लाइड दैट 2b² इक्वल, अब 2k का होल स्क्वायर है तो सेम उसी प्रकार से 2k का भी गुणा कितनी बार होगा, 2 बार, 2k गुणे 2k ये तो होगा, और 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 4, 2 दूना 4, और k का गुणा फिर k में होगा तो k²। तो हम जब 2 का गुणा 2k का होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4k²। यहाँ पर ये भी 2 गुणे के रूप में और 4 भी क्या है, गुणे के रूप में, तो 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अर्थात जो हमें प्राप्त हो जाएगा b² इक्वल 2k², इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 की तरह देखते हैं समीकरण 2 में भी, तो इस समीकरण से भी स्पष्ट होता है, इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए b² को विभाजित करता है तो इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, v को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। 2b² को विभाजित करता है तो इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा होगा कि 2b² को ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने समीकरण 1 में देखा था, ठीक। अब आगे हम देख रहे हैं कि b को भी विभाजित करने वाली संख्या क्या है, 2, और a को भी विभाजित करने वाली संख्या क्या है, 2। और ये हमने कहां से देखा, समीकरण 1 से इसमें देखा और इसमें समीकरण 2 में। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं b भी किससे डिवाइड हो रहा था, a से, और a भी किससे विभाजित हो रहा था, 2 से। तो 2 से a और b दोनों विभाजित हो रहे हैं तो इसीलिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु
2 है, परंतु हम क्या देख रहे हैं, परंतु इससे या ऐसा लिख लें, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, कि ए और बी क्या हमने माना था, किस तथ्य का विरोध करता है, तो हमने माना था शुरू में कि ए और बी सभाज्य संख्या है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं सभाज्य क्या होता है, कि जिसका कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया हमें, 2। तो इसलिए इस तथ्य का ये क्या कर दे रहा है, विरोध कर रहा है समीकरण 1 और 2। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए और बी इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी सभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य हैं। यह विरोधाभास, और यह विरोध क्यों करता है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमने क्या देखा कि हमारी गलत कल्पना के कारण, परिकल्पना हमने क्या कल्पना की थी कि हमने मान लिया था कि ये परमीय संख्या है √2, तो इसी कारण से ये विरोधाभास हमें उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमने गलत माना था, और गलत क्या माना था कि ये परमीय संख्या, तो परमीय नहीं है तो क्या हो सकता है, तो एक ही शर्त है कि क्या हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ ही रहा होगा। तो एक बार इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसमें एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बाय टू बाय स्टेप को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। और एक एक चीज को समझते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये जो कथन लिखे गए हैं ये भी टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरा हो चुका है। इस प्रकार अब हम √2 के स्थान पर √3, √4, √3, √5 दिया जाए तो हम उसे अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने √2 को सिद्ध किया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, हमने सिद्ध किया कि 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार से अगर दे दिया जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये किस प्रकार से होगा, तो हम सेम उसी तरीके से मान लेंगे। यहां पर भी माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो तब हम 7√5 इक्वल क्या कह सकते हैं, a/v। 7√5 इक्वल a/v, जहां a और b एक पूर्णांक है, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है।
ए और बी पूर्णांक हैं तथा v डिड नॉट इक्वल 0। v डिड नॉट इक्वल हमारा क्या होगा 0। ठीक, ए और बी हमारा क्या है एक पूर्णांक। हमने क्या कहा था परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं ए अपान बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और बी डिड नॉट इक्वल 0। अगर हम किसी संख्या को ए अपान बी के रूप में व्यक्त कर सके और बी डिड नॉट इक्वल 0 तो संख्या क्या कहलाती है परिमेय संख्या। तो इसीलिए कहा गया 7√5 एक परिमेय संख्या। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 7√5 किसके बराबर होगा ए अपान बी के रूप बराबर होगा। अब आगे इम्प्लाइड दैट समीकरण को हम व्यवस्थित करते हैं तो हम क्या पाते हैं √5 इक्वल ए अपान वी। 7 का हम पक्षांतर करते हैं इधर तो 7 यहाँ पर गुणे के रूप में था, दूसरी तरफ जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा भाग के रूप में, अर्थात ए अपान 5 इंटू सॉरी 5 नहीं ए अपान वी और इंटू 7 आएगा तो क्या हो जाएगा 1/7 ए अपान वी इंटू 1/7। क्योंकि ए और बी ए अपान बी और 1/7 ए अपान बी और 1/7 परिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं ये दोनों ए अपान बी परिमेय संख्या ली गई थी और 1/7 भी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्याएं हैं इसलिए इनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये दोनों परिमेय संख्या है तो गुणनफल भी परिमेय संख्या होनी चाहिए दोनों का, और दोनों का गुणनफल किसके बराबर है √5 के। तो इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √5 हमने क्या कहा अगर गुणनफल परिमेय संख्या तो इनका गुणनफल क्या है √5 तो √5 क्या कहलाएगी एक परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन परंतु हम जानते हैं कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। किस तथ्य का कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अब ऐसा क्यों प्राप्त हो जा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास किस कारण से प्राप्त हो रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है। गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है। अतः अब ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं अतः कौन सी संख्या हम सिद्ध कर रहे थे 7√5। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ ही गया होगा, ध्यान से देख लें और पूरे प्रश्न को नोट करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा परिवर्तन करें। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम तरीके से फिर सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसे भी मान लेंगे। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा? 5 + √3 इक्वल किसके बराबर होगा? a/b के, जहां a और b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। हमने क्या देखा था अभी कि परिमेय संख्या क्या होगी? a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसलिए 5 + √3 भी किसके बराबर होगा? a/b के। तो जहां a और b पूर्णांक है तथा b डिड नॉट इक्वल 0, पूर्णांक तभी कहलाएगा जब, परिमेय तभी कहलाएगा जब b का मान 0 ना हो। ठीक, अब आगे देखते हैं। समीकरण को फिर व्यवस्थित करें। तो 5 + √3 इक्वल a/b था, तो हम 5 को उधर भेज दे तो क्या प्राप्त होगा? √3 इक्वल a/b - 5। √3 इक्वल क्या हो जाएगा? a/b - 5। अब हम फिर क्या देख रहे हैं? a/b तो हमारी परिमेय संख्या है ही, और 5 भी हमारा क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, चूंकि a/b और 5 a/b और 5 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो a/b और 5 का अंतर किसके बराबर? √3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसलिए √3 किसके बराबर हो जाएगा? इसलिए √3 एक क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या होगी। तो √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या। परंतु यह इस तथ्य का विरोध उत्पन्न करता है, या इस तथ्य का, क्योंकि हमने अभी भी सिद्ध किया है कि जिस प्रकार से √2 एक अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार से √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमारा प्राप्त क्या हो रहा है? परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या नोट कर ले? परिमेय संख्या। क्या प्राप्त हो रहा है? परिमेय संख्या। परंतु हम तो जानते हैं कि √3 क्या है? अपरिमेय। तो परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है,
करता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हम जानते हैं कि 3 प्लस क्या था हमारे पास 5 प्लस √3 क्या था, अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने देखा कि हमने जो तीनों प्रश्न हमारी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और अधिकतर स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही असहजता अनुभव करते हैं। तो ध्यान रखिए, तीनों प्रश्न को अगर ध्यान से समझेंगे तो तीनों प्रश्न को एक ही आधार पर सॉल्व किया गया, ठीक, और तीनों प्रश्न को बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। बस केवल हमें कुछ पॉइंटों को समझना होगा कि किस कारण से किस बात को लिखा गया है। तो जब हम इस चीज को समझेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, तो हमें ये चीज अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिए अपना और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। जय हिंद।